नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। आज हम मौजूद हैं वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां हर गली में भक्ति है और हर कहानी में प्रेम। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं नेक्स्ट जन भारत के आज का ये खास सफर। वृंदावन की भूमि हमें परंपराओं से जुड़ना सिखाती है और उन्हीं परंपराओं में से एक है तीरंदाजी। झारखंड के गांव से अब ऐसे युवा निकल रहे हैं जो अपने निशाने से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। परंपराओं से निकलकर अब ये खेल भारत की पहचान बन चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीरंदाजी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, बल्कि ये धैर्य और खुद पर भरोसे की कहानी है। इस समय हम झारखंड के रांची जिले के जोन्हा गांव में हैं और ये गांव ऐसा है कि इस गांव में शाम के समय रोज इसी जगह पर करीब 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां आकर के आर्चरी में प्रैक्टिस करते हैं। अपने दम पर ये युवा कैसे पहचान बना रहे हैं, आज यही कहानी हम आपको दिखाएंगे। सुबह की शुरुआत माँ के हाथों से बाल बनते हुए, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं, ये है एक बड़े सपने की शुरुआत। बेबी और लवली दो बहनें जिनकी जिद है चैंपियन बनना। चैंपियन बनने की जिद में ये दोनों बहनें हर दिन 10 किलोमीटर का सफर तय कर तीरंदाजी के मैदान पहुंचती हैं। रास्ते में भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर इनका सफर जोन्हा गांव के उसी मैदान पर रुकता है और फिर सीधा निशाना अपने लक्ष्य पर। यही वो मैदान है जहां से दीप्ति कुमारी जैसी स्टार खिलाड़ी निकली हैं और आज यही 50 से ज्यादा युवा अपने सपनों का निशाना साध रहे हैं। मैं यहाँ से रोज प्रैक्टिस की ओर जाती हूँ जोन्हा। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आगे तक गई। 4 नेशनल भी खेल चुकी हूँ और अभी आंध्रा में हुआ था मिनी नेशनल, वहाँ चैंपियन भी बनी और बहुत अच्छा लगा खेल के। झारखंड के इन आदिवासी इलाकों में जहां कभी तीर कमान जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, जंगलों में शिकार के लिए और अपनी रक्षा के लिए इन्हीं धनुष तीरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन वक्त बदला और इस परंपरा ने एक नया रूप ले लिया। आज यही तीर कमान खेल का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जहां कभी जंगलों में निशाने साधे जाते थे, आज वही बच्चे ओलंपिक के मंच पर देश के लिए निशाना लगाने का सपना देख रहे हैं। ये खेल है फोकस का, धैर्य का और लगातार मेहनत का। यहाँ हर तीर सिर्फ टारगेट पर नहीं, बल्कि एक सपने पर छोड़ा जाता है और हर दिन ये युवा अपने उसी सपने को थोड़ा और करीब लाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं असली चुनौती निशाना लगाना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखना है और यहाँ पर यही चल रहा है। हमारे साथ जो ये युवा लड़कियां हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर में ये क्या सोचती हैं आर्चरी को लेकर के, तीरंदाजी को लेकर के। आपको क्या लगता है कि आर्चरी में या तीरंदाजी के समय एक खिलाड़ी को और जिसके हाथ में तीर कमान है, उसे क्या क्या नजर आता है सामने? सर, सबसे पहले तो टेक्निक, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट सबसे पहले जरूरी होता है। हाँ, यस सर। उसके बाद आप जब तीर से निशाना लगाते हो तो फिर क्या नजर आता है सामने आपको? सर, हमको अपना गोल नजर आता है कि हमको मतलब टेक्निक कैसे करें हम कि हम गोल तक पहुंचे, आगे तक पहुंचे। बिरसा की धरती पर ये तीरंदाजी सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ आदिवासियों की परंपरा रही है या आदिवासी समाज की परंपरा रही है, बल्कि इसने तो ओलंपिक तक अपनी पहचान बनाई है। और जोन्हा गांव की ये लड़कियां मिल करके, अपने कोचेस के साथ मिल करके उन सपनों को साकार करने में जुटी हुई हैं। चलिए हम भी थोड़ी कोशिश करते हैं, अपने हाथ में तीर और धनुष लेते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा निशाना लगता है या नहीं। यहाँ के बच्चे छोटे मैदानों से बड़े सपने देखना सीखते हैं और इन्हीं सपनों को रोज की मेहनत से हकीकत में बदलते हैं। इनकी इस लगन को सही दिशा दे रही है इनकी कोच सुशीला कुमारी, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। लक्ष्य और सटीक निशाना, ये तीर और धनुष का जो खेल आप देख रहे थे इन युवाओं के साथ, उसके पीछे एक कोच की भी मेहनत होती है।
तो वही कोच हमारे साथ हैं सुशीला कुमारी जी। तो इस आर्चरी से, तीरंदाजी से कितने साल हो गए आपको खुद 15 जुड़े साल हुए? हो गया सर, और मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ सर। अभी जो आप इन युवाओं को सिखा रही हैं, किस तरीके की मेहनत आपको करनी पड़ती है इनके साथ? ये सर, हम भी बच्चों के साथ साथ में मेहनत करते ताकि बच्चा आगे बढ़े और समय को बच्चा अच्छा करता है और इंटरनेशनल प्लेयर भी बन गया बच्चा यहाँ से, जोना से सर। मेडल भी जीता है बच्चा। ये मैदान अब सिर्फ प्लेग्राउंड नहीं, सपनों का लॉन्च पैड है, जहां हर दिन मेहनत, फोकस और जुनून मिलकर एक नई पहचान बना रहे हैं। हाथ में धनुष, आंखों में लक्ष्य और दिल में एक ही सपना, चैंपियन बनने का। झारखंड के ये युवा हमें बताते हैं कि अगर नजर लक्ष्य पर हो और इरादे मजबूत हों तो हर तीर अपने लक्ष्य पर लगता है, बिल्कुल ऐसे। वृंदावन की गलियों में भी हर छोटी चीज में कला और भावनाएं बसती हैं। कुछ ऐसा ही हुनर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है, जहां शंख, बांस और नारियल से बने हैंडीक्राफ्ट्स सिर्फ सजावट नहीं बल्कि रोजगार का आधार है। तो आइए देखते हैं कैसे ये हुनर बना रहा है नई पहचान। अंडमान निकोबार में प्रकृति ही कला की प्रेरणा है। नारियल हो या समुद्र किनारे बिखरे शंख, मिलिए परोथी से, जो साथी मोहम्मद सुभान के साथ दौलीगंज में छोटा सा उद्यम चलाती हैं, जहां साधारण शंख खूबसूरत सजावटी वस्तुओं में बदल जाते हैं। सावधानी से छटाई और बारीक जोड़ घटाव के साथ ये शंख आकर्षक डिजाइनों में ढलकर होम डेकोर का हिस्सा बन जाते हैं। इसका तो पूरा ही डिमांड है। टूरिस्ट जो है इसी को ही पूछता है। आपको मार्केट में दिखाई देगा, जहाँ हर जगह जगह में शेल का आइटम ही बिक्री होता है। मार्केट में इसका पूरा ही डिमांड है, मतलब जो कि हम लोग उतना जितना डिमांड है उतना हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। परोथी की तरह कमला भी अपनी वर्कशॉप में पारंपरिक औजारों से नारियल की खोल पर बारीक नक्काशी करती हैं। हर शिल्प को सटीक जोड़ और प्राकृतिक फिनिशिंग के साथ तैयार किया जाता है, जहां परंपरा, मेहनत और कला जीवंत हो उठते हैं। बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, उन लोगों अंडमान को कुछ भी एक चीज़ निशानी के लिए ले जाते हैं, अपना यादों के लिए। तो उनका चॉइस, जो किसी लोग जो निकोबार आर्ट पसंद करते, किसी लोग शो पीस पसंद करते, इस तरह उनको पसंद का हिसाब से हम लोग बनाते, फिर वो बेचते। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेहनती कारीगरों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मौजूद है इस वक्त सागरिका एम्पोरियम में, जहाँ का हर एक वुड, हर एक बैम्बू और हर एक शेल खुद में ही एक अलग कहानी बताती है। अंडमान की असली कला, रॉ, रूटेड और बिल्कुल दिल से। आइए देखते हैं यहाँ आज हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। यह है सागरिका एम्पोरियम, अंडमान की कला और परंपरा का संगम। सरकारी सहयोग से संचालित ये केंद्र शंख, नारियल खोल, बेंत और बांस से बने हस्तशिल्पों के जरिए द्वीपों की समृद्ध विरासत को एक ही छत के नीचे जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। ये जो इस वक्त आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये अंडमान का GI टैग पेडॉक वुड है, जो कि काफी रेयर है और अंडमान के अलावा कहीं और भी नहीं मिलता। ये एम्पोरियम पारंपरिक शिल्प को संरक्षित कर कारीगरों की आजीविका को सहारा देता है, जहां हर उत्पाद में मेहनत, विरासत और संस्कृति की कहानी झलकती है। यहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसको किस तरीके से रिवाइव किया जा रहा है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको हम यहाँ से मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि इनको वो अपने वर्कशॉप्स है उनका, वहाँ पे वे प्रोडक्शन करते हैं अपना, फिर उसके बाद यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये एक सागरिका जो है एक प्लेटफॉर्म जैसा उनको मिलता है, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। सेल करके उससे जो आमदनी होती है वो उनसे उनका गुजारा चलता है। यहाँ आने वाले पर्यटक अंडमान निकोबार की समृद्ध संस्कृति, रचनात्मकता और प्राकृतिक संसाधनों से बनी हस्तशिल्प कला की एक जीवंत और प्रामाणिक झलक का अनुभव करते हैं। बहुत हमारे बच्चे के लिए भी थोड़ा इयररिंग्स, रिंग्स और ये शेल का जो है ना, मदर ऑफ पर्ल का,
बहुत 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 खूबसूरत है। सागरिका एम्पोरियम से लेकर के आर्टिसंस के वर्कशॉप्स तक ये जर्नी हमें बताती है कि न केवल ये परंपरा यहाँ के आर्ट को जीवित रख रहा है, बल्कि अंडमान एंड निकोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती दे रहा है। वृंदावन की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण हर मुश्किल को आसान बना देता है। मंडला से आई ये कहानी इसी जज्बे की मिसाल है। कोई अपने पैरों से मेहंदी रच रहा है तो कोई एक छोटी सी बोतल में पूरी दुनिया बना रहा है। ये कहानियां बताती हैं कि इरादे मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कागज पर उतरते ये शब्द शायद आपको आम लगे, लेकिन जरा ठहरिए, ये उंगलियां नहीं हैं, ये हैं पैर। और ये सिर्फ लिखते ही नहीं बल्कि हाथों पर खूबसूरत मेहंदी भी रच देते हैं। हर लकीर में एक कहानी छुपी है, एक ऐसा हुनर जो आपको हैरान भी करेगा और अंदर तक छू भी जाएगा। जहां लोग हाथों से लिखते हैं वहीं ये पैरों से न सिर्फ लिखती हैं बल्कि जिंदगी को भी संवार रही हैं। ये हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले के भीम डोंगरी गांव की रहने वाली द्रौपदी धुर्वे, जिनके लिए शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनके हौसले हर मुश्किल से बड़े साबित हुए। मैं द्रौपदी धुर्वे बचपन से दिव्यांग हूँ। पैर से लिखकर 12वीं की परीक्षा दी हूँ और आगे पढ़कर शिक्षा बनना चाहती हूँ। मुझे मेहंदी और रंगोली और पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। मैं अपने ऊपर शारीरिक समस्या को हावी नहीं होने दिया। दिव्यांग होने के बावजूद वह रोज स्कूल जाती हैं और मेहनत का नतीजा तब दिखा जब उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की और हाल ही में 12वीं की परीक्षा भी दी है। उनके शिक्षक भी द्रौपदी के इस संघर्ष में उनका साथ देते हैं और द्रौपदी की उपलब्धियों को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का आधार मानते हैं। द्रौपदी की कहानी ये बताती है कि सीमाएं शरीर में नहीं, सोच में होती हैं। पैर से लिख करके कक्षाएं उत्तीर्ण की है। कक्षा 10वीं में इसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर के हमारी संस्था का नाम रोशन की, जिससे क्षेत्र के संस्था के बालक बालिकाओं को इन्होंने प्रेरणा प्रदान की और वर्तमान में कक्षा 12वीं की परीक्षा पैर से लिख करके दी है। निश्चित उसको सफलता मिलेगी। और अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां काम बहुत छोटा दिखता है लेकिन मेहनत बहुत बड़ी होती है। ये हाथ जो बांस की एक पतली सी लकड़ी को संभाल रहे हैं, ये उंगलियां जो बेहद छोटे से औजार के सहारे एक कांच की बोतल के अंदर दुनिया रच रही है। कभी घर का ढांचा बनता है, कभी मंदिर की आकृति, तो कभी गांव की जिंदगी। सब कुछ बस एक बोतल के अंदर। मध्य प्रदेश के मंडला जिला के रहने वाले त्रिलोक सिंधिया इस अनोखी बॉटलिंग आर्ट के जरिए एक अलग पहचान बना रहे हैं। पहले मैं जो है अनेक कलाकृतियाँ बनाया करता था, लेम्ब, झूला, इस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाया करता था। बांस की कलाकृतियाँ बनाता हूँ और अचानक मेरे मन में आया कि मैं कुछ अलग करूँ। तो फिर मैंने एक सॉस की बॉटल देखा, तो उसमें फिर मैंने एक जहाज़ बनाया बांस से। तो वो मैंने फेसबुक वगैरह में डाला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को अच्छा लगा, मम्मी पापा को भी। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि प्रेरणा मिली, तो मैंने और भी कलाकृतियाँ बनाई। इस प्रकार से फिर मैंने अनेक कलाकृतियाँ बनाई। इंडिया गेट बनाया, लाल किला बनाया, राम मंदिर बनाया। सोचिए, एक ऐसी बोतल जिसका मुंह बहुत छोटा है और उसके अंदर पूरा का पूरा आर्ट वर्क तैयार करना, ये काम सिर्फ हुनर का नहीं बल्कि धैर्य और असीम एकाग्रता का भी है। लगातार अभ्यास और जुनून के दम पर त्रिलोक ने इस कला में महारत हासिल की है। आज वो न सिर्फ खुद पहचान बना रहे बल्कि दूसरों को भी ये कला सिखा रहे हैं। उनका सपना है कि ये अनोखी कला देश भर में पहचान बनाए। मैं भैया से मिला, मैंने देखा जो भैया की कलाकृति है, तो मेरे को भी ऐसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी सीखा भैया से और हाल ही में मैं भी बना रहा हूँ अभी, और समय मिलता रहता है तो मैं आता रहता हूँ। एक तरफ द्रौपदी का हौसला जो हर सीमा को तोड़ देता है और दूसरी तरफ त्रिलोक का हुनर जो सीमित जगह में भी नई दुनिया बसा देता है।
ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत न शरीर में होती है न संसाधनों में, बल्कि हमारे इरादों और जुनून में होती है। वृंदावन की तरह ही भारत के हर शहर में इतिहास और खूबसूरती बसती है। ऐसा ही एक शहर है आगरा, जहां ताजमहल दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं, यहाँ हस्तशिल्प भी है और स्वाद भी। तो चलिए देखते हैं आगरा का ये अलग रंग। सफेद संगमरमर से तराशा गया प्रेम का प्रतीक ताजमहल अपनी बारीक नक्काशी और अद्भुत समरूपता से हर नजर को ठहरने पर मजबूर कर देता है। इसकी दिलकश खूबसूरती और आगरा की ऐतिहासिक विरासत का जादू ऐसा है कि 7 समंदर पार से आए सैलानी भी इसके आकर्षण में खो जाते हैं। You like Taj Mahal? Yes. How was the experience there? Very impressive to see it for the first time in real life. हम यहाँ पे स्पेशली आगरा सिर्फ यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे। यहाँ पे हम ताजमहल घूमने आए हैं और बहुत ही बढ़िया है। यमुना के पार स्थित मेहताब बाग, जहाँ से ताजमहल का नजारा और भी शांत, खास और मनमोहक हो जाता है, खास तौर पर सूर्यास्त के समय जब इसकी खूबसूरती और निखर उठती है। तो ये है आगरा का द मोस्ट फेमस ताज व्यू पॉइंट और ये मुगल काल का ऐतिहासिक गार्डन है। यहाँ पे ज्यादातर लोग सनसेट व्यू एंजॉय करने आते हैं क्योंकि यहाँ का सनसेट व्यू पूरे आगरा में बहुत फेमस है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड ये एक अपने आप में एक अजूबा है, तो सबको मिनिमम 1 टाइम तो डेफिनेटली ऐसे लोकेशंस को विजिट करना चाहिए। यहाँ के ऐतिहासिक किले और भव्य इमारतें आज भी अपनी अनोखी वास्तुकला और शाही विरासत की अनगिनत कहानियाँ सुनाती हैं। यही वजह है कि आगरा हर आने वाले को इतिहास, खूबसूरती और संस्कृति का एक यादगार अनुभव देकर जाता है। वृंदावन की भक्ति में जैसे बारीकी और समर्पण दिखता है, वैसे ही आगरा की कारीगरी में भी संगमरमर पर की जाने वाली ये बारीक कला सिर्फ हुनर नहीं बल्कि एक विरासत है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे आगरा और मिलाते हैं उन कलाकारों से जो पत्थरों में भी जान डाल देते हैं। ये हैं वो हुनरमंद हाथ जो साधारण संगमरमर को एक नायाब कला में बदल देते हैं। हर बारीक डिजाइन महीनों की मेहनत और धैर्य का नतीजा होता है, जहां पत्थर भी जैसे बोल उठते हैं। इस अद्भुत कला को मार्बल इनले वर्क कहा जाता है, जिसकी नींव मुगल काल में खासकर शाहजहां के दौर में पड़ी थी। 300 साल की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये परिवार अपनी खूबसूरत कारीगरी से पच्चीकारी कला में एक खास पहचान बना चुका है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने इन्हें टैग भी दिया है कारखाने ए विरासत का। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो अपनी खानदानी परंपरा को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं। इसका नाम पच्चेकारी है। इसे पर्शियन में पच्चेकारी बोलते हैं। अच्छा। इसे पेट्टा डोरा भी बोलते हैं, स्टोन इल्ले भी बोलते हैं, और एक इसका एक रूट और है इमारती वर्ग, इसे वो भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी जो पहली बार देखने को मिलता है पच्चेकारी, आपको 400 साल पहले देखने को मिलता है। इसका पहली बार काम कराया था नूरजहां बेगम ने। अच्छा। जो जहांगीर की वाइफ थी, मुगल रूलर जो थे, उसके बाद उस एतमाद दौला में उससे इंस्पायर होकर ताजमहल में शाहजहां ने कराया, ऐसे बड़े पैमाने। इस कला की शुरुआत एक बारीक डिजाइन से होती है, फिर रंग बिरंगे पत्थरों को सटीक आकार में तराशा जाता है और आखिर में हर टुकड़े को बेहद सावधानी से संगमरमर में जड़ा जाता है। एक छोटी सी कृति को तैयार करने में भी कई दिनों की मेहनत और धैर्य लगता है। हाथ से बने संगमरमर की प्लेटें और खूबसूरत डिब्बे, यहाँ हर एक चीज खास है क्योंकि ये मशीनों से नहीं, हुनरमंद हाथों से बनी है। अब हम आपको ताजमहल का वो फेमस पत्थर दिखाएंगे जिसका नाम है कॉर्नेलियन, और इस पत्थर को देखने के लिए देश और विदेश से मेहमान आते हैं। आइए जानते हैं क्या खास है इस पत्थर में। सर बताइए, क्यों इतना फेमस है ये पत्थर? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आपने देखेंगे, देखिए इसमें ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है।
क्यों ये पत्थर दूसरे पत्थर से इसको अलग बनाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आपने अगर फ्लैश लाइट से हम समझेंगे इसको, आपने अगर इसके ग्रीन पे लाइट ऐसा लगाया तो ये देखिए इसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है, ये ओपेक है। आपने यहाँ पे ब्लू पे इस पे लाइट लगाया तो ये भी नहीं निकल रही, ये भी ओपेक है। लेकिन सिर्फ ये और ये ऐसा स्टोन्स होता है, कॉर्नेलियन देखिए ये ऐसा शाइन करता है, ऐसा ग्लो करता है। यहाँ पर किसी के ऊपर भी आप ऑरेंज पे रेड पे ऐसा टॉर्च से फ्लैश से लाइट लगाएंगे तो ऐसा शाइन करेगा, ग्लो करेगा। ब्लू नहीं करेगा, ग्रीन नहीं करेगा, कोई और स्टोन्स भी नहीं करेगा। किसी जगह ब्लैक होता तो वो भी नहीं करता। सिर्फ ये कॉर्नेलियन एक ऐसा स्टोन है जो लाइट में ऐसा शाइन करता है, ऐसा ग्लो करता है। अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो लाइट परफेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इस वाले स्टोन्स में देखने को ज़्यादा मिलेगा। इसमें ब्लू में से लाइट पास नहीं हो रही है, ग्रीन में से लाइट पास नहीं हो रही है, सिर्फ इस ऑरेंज में से ही लाइट पास हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिखाते हैं क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है। बिना इसके ताजमहल अधूरा है, क्योंकि ताजमहल के अंदर 70% से ज़्यादा यही स्टोन्स लगे हुए हैं। आगरा सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव है, जहां आपको इतिहास, आस्था, स्वाद और कलाकारी सब कुछ एक साथ मिलता है। अगर आप कभी यहाँ आए तो ताजमहल के साथ साथ इन जगहों को भी जरूर देखें, क्योंकि यही है असली आगरा। वृंदावन की इस पावन धरती से आज के नेक्स्ट जेन भारत में बस इतना ही, जहां आस्था की शांति है और नए भारत की ऊर्जा भी। हम फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।